चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। ठीक है, तो हमने अब तक 3 लेक्चर लिए हैं और 3 लेक्चर में अगर हम देखें मेनली हमने 2 फॉर्मूले अब तक यूज़ किए हैं। एक फॉर्मूला था बेसिक फॉर्मूला, ईएमएफ कितना आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी। पहला फॉर्मूला हमने ये किया था। फिर उसी का ही एक सब पार्ट था कि अगर एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लीनियरली मूव करता है, मतलब उसका मोशन ट्रांसलेटरी है, तो उस केस में जो इस ईएमएफ का फॉर्मूला था वो कितना था, बीएलवी था। ठीक है, अब हमें सेम केस फिर से रिपीट करना है एक डिफरेंस के साथ। अब जो कंडक्टर है वो पहले लीनियरली मूव कर रहा था, चाहे वो हॉरिजॉन्टल मूव करे, वर्टिकल मूव करे, कैसे भी मूव करे। आज का हमारा काम है कि अगर कंडक्टर लीनियरली मूव करने की बजाय अगर वो घूमना शुरू कर दे, का एक पॉइंट फिक्स किया और कंडक्टर को हमने क्या कर दिया, घुमा दिया। तो कंडक्टर को रोटेट कर दोगे, तो रोटेट करने से उस कंडक्टर के एंड्स के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का काम है। पहले तो आई थिंक हमारी आज की आधी क्लास इसी टॉपिक पे जाएगी। तो ये जो है ये ऐसे कोई थ्योरी का टॉपिक नहीं है, मेनली क्वेश्चन ही है ये। पेपर में एज अ क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ही आता है, चाहे वो ड्राइव करना हो वो भी काउंट होता है न्यूमेरिकल, या फिर इसके बेस पे न्यूमेरिकल हो, दोनों ही न्यूमेरिकल का ही पार्ट काउंट होते हैं, कोई थ्योरी का टॉपिक नहीं कहते इसको। तो कंडीशन ये है, वो बोला है एक कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ एल है विद वन एंड पिविटेड। इसका मतलब होता है एक एंड को फिक्स कर दिया, उसके अराउंड उसको रोटेट कर रहे हैं। इज रोटेटेड विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओमेगा हमने पहले डिस्कस किया हुआ, 11th क्लास में भी था। ठीक है, थोड़ा बहुत जो नहीं पता है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे ओमेगा के बारे में। इन अ वर्टिकल प्लेन नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडीशन हमेशा 12th में देगा आपको कि जिस भी प्लेन में वो मोशन है उसका, चाहे वो लीनियर है या वो रोटेशनल है, वो मोशन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर या नॉर्मल होगा। यहां भी मेंशन है साफ साफ कैसा मोशन है, जिस प्लेन में वो मूव कर रहा है वो नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, और अब वो बोला है पहला पार्ट है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस रोड। उस रोड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमें फाइंड करना है। तो पहले कंडीशन देखते हैं। बोल रहा है एक हमारे पास क्रॉस फील्ड है, उस क्रॉस फील्ड के अंदर एक रोड है, यहाँ पे एक रोड है, इसकी लेंथ एल है, ये घूम रही है रोड। ठीक है, कहाँ घूम रही है, इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है। क्रॉस का मतलब फील्ड अभी कहाँ पे है, अंदर की तरफ है। ठीक है, जब वो इस फील्ड में घूमेगी तो क्या होगा, वो यहां से स्टार्ट करेगी और वो कुछ ऐसा एक सर्कुलर पाथ जो है रोड कवर करेगी जब वो घूम के वापस आएगी। ठीक है, वो घूम के एक सर्कुलर पाथ कवर करेगी। ठीक है, एक तो जब भी हमारी क्लास स्टार्ट होती है ये पीछे बारात निकल जाती है। ठीक है, तो मैं आ रहा ढोल की आवाज? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, नहीं आ रही हूँ? चलो, कम हो गई अब तो वैसे भी। पता नहीं क्या दिक्कत है, क्लास स्टार्ट करो और सीधा ढोल 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 एकदम। तो वो घूम रहा है ऐसे। कौन घूम रहा है, एक रोड घूम रही है, उसका एक एंड पिवट कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया, और वो रोड घूम रही है इस तरह से। तो क्वेश्चन बोल रहा है उसको दो एंड्स के बीच में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो बताओ कैसे होगा। अब पॉइंट एक क्वेश्चन ये है लॉजिकली कि ईएमएफ इंड्यूस क्यों होगा। ठीक है, एक तो वर्ड यूज किया है कंडक्टिंग रोड है, जो रोड है वो कैसी है, कंडक्टिंग रोड है। क्वेश्चन देगा आपको आगे, कंडक्टिंग रोड की जगह बोल देगा ग्लास रोड है, प्लास्टिक की रोड है, और वो प्लास्टिक की रोड घूम रही है, तो बताओ कितना ईएमएफ, कितनी करंट आएगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। मतलब अभी हम पूरे केस में सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कंडक्टर के बारे में, और जब क्वेश्चन आएगा पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वो कंडक्टर को रिप्लेस कर देंगे इंसुलेटर से। ठीक है, और फिर पूछेगा बताओ क्या उस केस में भी एप्लीकेबल है या नहीं है। मान लो एक कंडक्टिंग रोड थी ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल थी, कुछ देर के बाद मान लो वो यहां से मूव करते करते वो इस पॉइंट तक आ गई। ठीक है, इस कंडक्टिंग रोड पे इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ होगा, निकाल सकते हो? जैसे यहां पे देखोगे ये रोड जो है वो इधर मूव कर रही है ऐसे, रोड जो है वो ऐसे मूव कर रही है। तो अगर रोड ऐसे मूव करेगी, अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन मानूं कंडक्टर का,
कितना छोटा सा एक पोर्शन मानो, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमने सीखा हुआ है एक चार्ज पार्टिकल पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, पता है। जब मैं मुझे फील्ड पता हो, मोशन पता हो और चार्ज पता हो तो मैं निकाल सकता हूँ उस पर कितना फोर्स लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फील्ड कहाँ पे है, अंदर। मोशन कहाँ पे है, मोशन कहाँ है, मोशन कहाँ है, मोशन ऊपर की तरफ। मोशन कहाँ है, अगर यहाँ देखोगे इस पार्ट पे तो ऊपर जा रहा है स्मॉल पार्ट, तो कहाँ इकट्ठा होगा वो, इधर की तरफ इकट्ठा होगा। तो क्रॉस फील्ड और डॉट फील्ड दोनों के हिसाब से हमारा आंसर जो है वो बदल सकता है। तो सारे पार्टिकल कहाँ मूव करेंगे, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठा होगा, अंदर आएगा बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। इस फील्ड से फील्ड अंदर की तरफ है, मोशन ऊपर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा अंदर की तरफ। पक्का या उल्टा होगा, कौन सा हैंड यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, लेफ्ट हैंड यूज करते हैं ना। तो क्या आएगा इस हिसाब से, अंदर आएगा बाहर आएगा, फील्ड अंदर की तरफ है, मोशन ऊपर की तरफ है, और मोशन जो आ रहा है ये थंब वो इधर आ रहा है, फोर्स यहाँ लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। बताओ क्या होगा, अब कुछ और होगा, गलत लगा रहे हैं क्या। चलो, ये क्या होता है, फोर्स, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या होता है, मोशन की वेलोसिटी वगैरह कहाँ होगी। ठीक है, तो इसका यूज करोगे तो क्या आएगा, फील्ड कहाँ पे है, अंदर की तरफ है। वो मूव कहाँ कर रहा है अभी, अगर ये ऊपर मूव करेगी तो हम ऐसा बोल सकते हैं कहाँ लगेगा इस पे, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है मान लो, तो मोशन कहाँ आएगा इसका, इधर की तरफ आएगा। तो सारे पार्टिकल कहाँ मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे। बट ये जो पार्टिकल इधर मूव कर रहे हैं, हम जो फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज नेगेटिव होता है। तो वो कहाँ मूव करेगा, अंदर मूव करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, अगर नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, लेट्स से पॉजिटिव जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, इतना। कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, वो कहां से कहां मूव करता है, वो मूव करता है हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथ तो फिक्स ही है ना उसकी, यहां से एक साइड से चार्ज निकल रहा है और दूसरे एंड पे इकट्ठा हो रहा है, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, दो पॉइंट्स के बीच में कुछ चार्ज डिफरेंस आएगा, उसकी वजह से क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। वही हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है विदाउट यूजिंग दिस कंसेप्ट, हम डायरेक्ट निकालेंगे। उसके लिए हमें ये वाला लॉजिक देने की जरूरत नहीं है, हम वो डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, पर अब अगेन ये जो है, ये दो तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। एक वैसे दोनों ही इजी वे हैं, पेपर में आप कोई भी कर दो फर्क नहीं पड़ता। तो पहले हम जो मुझे आसान लगता है, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं, फिर एक सेकंड अप्रोच है वो भी डिस्कस करेंगे। मुझे निकालना है कि जब ये रोड ऐसे घूम रही है तो इस एंड के बीच में और इस एंड के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ का मुझे एक ही फॉर्मूला पता है, जो फंडामेंटल फॉर्मूला है, कौन सा, फराडे लॉ। क्या होता है वो, ई माइनस डी फाई बाई डी टी, इतना पता है मुझे बस। ठीक है, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया कि ईएमएफ कितना होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। मैं फ्लक्स को लिख सकता हूं डी बाई डी टी ऑफ, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब यहाँ पे जो फील्ड है वो तो यूनिफॉर्म है बी, तो बी को तो मैं बाहर ले गया, तो माइनस बी, और साथ में क्या आएगा, डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो इतना तो हमने पहले भी यूज किया है। ठीक, डी ए बाई डी टी। ए मतलब यहाँ पे क्या है, एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। जब ये रोड यहाँ से मूव कर रही है और ऐसे मूव कर रही है तो ये एक एरिया कवर कर रही है। ठीक है, ये एक एरिया क्रॉस कर रही है, तो मुझे इस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को निकालना है एक गिवन टाइम के अंदर। तो क्या किया उसके लिए हमने, मान लो मैं अगर सिर्फ इतने से एरिया की बात करता, ये जो एरिया है, क्या तुम बता पाओगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स का यूज करके ये कितना एरिया होगा, ये ला एरिया। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू टोटल एरिया।
यहाँ पे रेडियस किसका काम कर रही है, लेंथ एल का, तो एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर से कितना हो गया, पाई एल स्क्वायर। तो इस एरिया में हम लिख सकते हैं पाई एल स्क्वायर। पर 11 12 में हमेशा हम एंगल किस में लिखते हैं, रेडियन के अंदर। तो पाई एल स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, और ये आएगा हाफ एल स्क्वायर और थीटा, ये ए आ गया। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी कितना आएगा, डी ए बाई डी टी आएगा हाफ आगे, एल स्क्वायर आगे, और थीटा का डेरिवेटिव मतलब डी थीटा बाई डी टी, मीनिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, बाई डेफिनेशन जो आता है वो आता है ओमेगा। ओमेगा को हम लिख सकते हैं या तो थीटा बाई टी अगर यूनिफॉर्म उसमें आ रहा है, और अगर चेंज होता है तो हम क्या लिखते हैं उसको फिर डी थीटा बाई डी टी। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ओमेगा के इक्वल आ गई। ठीक है, इस वैल्यू को हमने अब यूज कर लिया। नाउ इंड्यूस ईएमएफ कितना है, माइनस का बी और डी ए बाई डी टी, माइनस का बी, डी ए बाई डी टी कितना है, डी ए बाई डी टी है हाफ एल स्क्वायर ओमेगा, कितना है, हाफ एल स्क्वायर ओमेगा। तो क्या आंसर आ गया, ये माइनस का हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये ईएमएफ आ। माइनस साइन का लॉजिक अगेन सेम है कि इट विल बी इंड्यूस इन सच अ डायरेक्शन सो दैट इट विल अपोज इट्स कोर्स। अगर वो मोशन इधर जा रहा है तो करंट इस तरीके से इंड्यूस होगी, उसको ऊपर जाने से रोकेगी। ठीक है, अगर मैं न्यूमेरिकली बात करूंगा तो ई कितना आएगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो मेरे जो मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं दो फॉर्मूला पे बेस्ड हैं, या तो बीएलवी या फिर हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अगर लीनियर मोशन है तो बीएलवी लगेगा, और रोटेशन का पार्ट आता है तो फिर क्या लगा दोगे, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पे बी फील्ड है, एल क्या है, रॉड की लेंथ है जो फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है, ओमेगा क्या है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक ये एक तरीका है, ये करने का एक तरीका है। एक बार इसी को दोबारा अप्रोच करते हैं। ठीक है, सेम चीज दोनों तरीके करा देते हैं लोग। तो सेकंड वाले में हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज करना है, वो भी उतना मतलब ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मली है वो भी, पर जो जिसको समझ में आ जाए, जैसे समझ में आ जाए वो यूज कर सकते हो। ये एक रोड है और ये रोड घूम रही है। ठीक है, इसको हम क्या मान लें, हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं। चलो, ये रोड पहले इधर थी, ठीक है, और अब ये घूमना शुरू कर रही है रोड। ठीक है, तो इस सेंटर पॉइंट में और इस पॉइंट के बीच में हमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो निकालना है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे रोड की बजाय मैंने एक क्या कि एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, छोटा सा पोर्शन, ठीक है, कितनी लेंथ का, डीएल लेंथ का, लेंथ का, डीएल लेंथ का, ये भी कहां मूव कर रहा है, ऊपर। कहां मूव कर रही है, ऊपर, विद वेलोसिटी मान ली वी। इस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो वी है। ये वेलोसिटी वी से मान लो ऊपर जा रहा है। तो इतने से एलिमेंट पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो निकालना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या आएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस जो आएगा, डीई मान लेते हैं उसको, वो कितना आएगा, बी, जहां लेंथ एल थी वो कितना है, डीएल, और वेलोसिटी कितनी है, बोलो डाउट है तो, इतनी सी लेंथ, डीएल लेंथ के लिए, जो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे है, मान लो यहाँ से एल डिस्टेंस पे दी, एक रैंडम डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए कितना ईएमएफ आ रहा है, बी, एल और वी। मुझे निकालना है टोटल इंटीग्रेशन, या पूरी लेंथ पे कितना होगा। मैंने एक छोटे से एलिमेंट का लिया है, ठीक है, बट जब मैं दूर जाऊंगा क्या वेलोसिटी भी सेम होगी। ठीक है, अगर ये एलिमेंट ऐसे मूव कर रहा है तो हमने 11th क्लास में थोड़ा सा ये सीखा हुआ है कि अगर कोई चीज रोटेट करती है, इस पर अगर मैं अलग अलग एलिमेंट मानूंगा तो अलग अलग सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो v का फॉर्मूला वैसे होता है आर ओमेगा। अगर कोई चीज रोटेट करती है तो रोटेशन में उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होती है, सेम रहती है, ओमेगा। पर रेडियस बदलने की वजह से इसमें इतनी सी है, इसमें बड़ी हो गई, इसमें और बड़ी हो गई,
आर बदलने की वजह से सबका वी क्या आता है, अलग आता है। तो यहां पे कोई बोले क्या वी कांस्टेंट है, तो नहीं, वी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? अगर मैं ये एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दूंगा तो वी बदल जाएगा, और डीएल तो बदल रहा है। तो इंटीग्रेशन करने का अभी आपका स्टार्ट हो गया होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप ये सीखोगे कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक टाइम पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। यहां पे डीएल और वी दोनों वेरिएबल है, तो मुझे सबसे पहले इस डीएल को और वी को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर, फिर सॉल्व करना है। तो वी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा। क्या होता है, आर ओमेगा, ठीक है। तो उस पॉइंट के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो इस डीएल की वैल्यू क्या आएगी, मान लो वो यहां से एक्स डिस्टेंस पे था, एक्स माने, इसको ना हम सिंबल चेंज कर लेते हैं, नहीं तो फिर हमें कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। हल्का सा चेंज कर लेते हैं हम। ये डिस्टेंस है आर हमारे पास, ठीक है। मैंने जो लेंथ मानी है वो dx मान ली मैंने, और जो यहाँ से x डिस्टेंस पे है, ठीक है, सिर्फ ये चेंज कर दिया। तो क्या होगा यहाँ पे, ये हमने मान लिया कितना, dx, और साथ में है कितना v। जब ये इतनी डिस्टेंस पे था तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, x। तो सिर्फ इस dx पोर्शन के लिए जो सेंटर से x डिस्टेंस पे है, तो उसका पोर्शन सर्कल ऐसा बनेगा बस। अगर मैं यूज करता हूँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो इस पोर्शन के लिए r में कितना आएगा, क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि सबके लिए ओमेगा तो क्या आएगा, सेम आएगा। तो b सेम, dx सेम, b की वैल्यू कितनी आ गई, x ओमेगा, तो ये आएगा b ओमेगा और x dx। इस स्मॉल अमाउंट ऑफ ईएमएफ आ गया, टोटल क्या होगा, इंटीग्रेशन, d हटेगा और ये आएगा b ओमेगा x dx। अब बताओ ये जो x है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, कंडक्टर, वो कंडक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट होते हुए उसकी लेंथ कहां तक जाएगी। अगर ये कंडक्टर इतना था, लेंथ l का, वो हमने यहां से स्टार्ट किया धीरे धीरे, ऐसे मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल कंडक्टर्स हो सकते हैं। तो उनकी लेंथ कहां से कहां तक वेरी कर रही है, स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, जीरो से, और कहां तक आना है, एल लेंथ तक। अब मैं सेंटर से स्टार्ट करूंगा तो लिमिट कहां से कहां तक आएगी, तो सर अब आपने सीख लिया एक्स की पावर वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो से एल, एल पुट कर दोगे तो कितना आएगा, एल स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, और यह आएगा हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। क्या आएगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। आप ऐसे कर लो कि एक छोटे एलिमेंट का माना, फिर टोटल इंटीग्रेट कर लिया, या फिर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया से कर लो। कौन सा आसान है, पहले वाला दूसरे वाला, हाँ दूसरे वाला आसान है, ये आसान है, ठीक है। जो आपको पसंद है वो कर लेना। कुछ बच्चों को आसान लगता है, कुछ बच्चों को आसान लगता है, जो आसान है वो कर लेना, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आया हुआ है पेपर के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में तो और भी पूछा हुआ कुछ कुछ ना चीजें। जैसे पहला पूछा था इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा रोड, वो हमने निकाल दिया। अगला पार्ट है करंट इंड्यूस्ड एंड हीट डिसिपेटेड इन टाइम टी इफ रेजिस्टेंस ऑफ रोड इज आर, ठीक है। पर बात यह है कि करंट तब आती है जब वो क्लोज सर्किट हो, एक ओपन सर्किट के अंदर करंट नहीं आ सकती। तो अगर वो बोला करंट निकालो तो समहाउ उसने ज्यूम किया उसको क्लोज सर्किट बनाया गया है, बिना क्लोज सर्किट के उसमें करंट कभी भी नहीं आएगी। अगर बोलेगा ओपन सर्किट है और करंट फाइंड करो, जीरो करंट होगी, जब तक क्लोज नहीं करोगे तब तक नहीं आएगी। तो मान लो अगर ये सर्किट क्लोज है, ठीक है, इसके लिए फॉर क्लोज सर्किट, फॉर आ क्लोज सर्किट, तो इंड्यूस्ड करंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय आर। ये कितना है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाय आर, यही निकल गया, ठीक है। फिर क्या निकालना मुझे, और बोल रहा है करंट इंड्यूस्ड एंड हीट डिसिपेटेड इन टाइम टी, हीट का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो अब देखो हीट वैसे हमने पहले चैप्टर 3 में पढ़ा था, हीट का फॉर्मूला वैसे होता है आई स्क्वायर आर और टी। आई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 1/4 बी स्क्वायर और एल
पावर 4 ओमेगा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर इंटू टी। एक आर कट जाएगा, ये आएगा 1/4 और बी स्क्वायर और एल 4 ओमेगा स्क्वायर टी और डिवाइड बाय आर। ये हीट का एक्सप्रेशन आ गया, ये आ गया हीट का एक्सप्रेशन। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा, ठीक है, ये जो हमने लिखा हुआ है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। तो 5 मार्क्स के लिए तो आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर हाँ, हम बोर्ड का है, जितना भी हम यहाँ करते हैं ये सारे क्वेश्चन या तो बोर्ड के हैं या पोटेंशियल क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये लेवल है बोर्ड का, मिनिमम लेवल है ये, हाईएस्ट नहीं कह सकते इसको। मतलब इतना तो आपको करके जाना ही है। पेपर में आपको हमेशा 10 से 15 मार्क्स का नया पेपर मिलता है, सारा नया नहीं आता है। 10 से 15 का नया पेपर आ सकता है और हर बार भी नहीं आता, लेकिन जिस साल भी आ गया 15 मार्क्स का नया पेपर, तो वो उस साल का पेपर टफेस्ट पेपर माना जाता है। इतना ही डिफरेंस होता है। जब बोलते हैं पेपर टफ आता है तो क्या बहुत टफ आता है? नहीं नहीं, पेपर मॉडरेट से थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो उसमें 10 से 15 मार्क्स का पेपर नया आने से ही बच्चों की लग जाती है, कि जो बच्चा 90 प्लस 95 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा होता है, उसका तुम 10 नंबर कम कर लो, गया बेचारा, ठीक है। तो जो वहां तो मतलब एक एक मार्क्स इतना इंपॉर्टेंट है, और 10 नंबर या 5 नंबर का छूट ही जाए, वो तो फिर तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या है, एक ही बार देना है बोर्ड, है ना, आई होप एक ही बार देना है ना। हाँ, जब पेपर में एक ही बार देना है पेपर, तो फिर तो आर या पार होता है, ठीक है। और वो उस टाइम पे जब एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता ना, तो पूरी जिंदगी घूम जाती है उस टाइम पे 3 घंटे के अंदर, ठीक है। होता ही है कि मान लो आपने, क्योंकि बच्चे स्टार्ट करेंगे पहले से और लास्ट से, लेट्स अज्यूम कि पहला और लास्ट दोनों ही टफ क्वेश्चन है, हो जाता है ऐसा। ये भी साइकोलॉजी होती है, ठीक है। हालांकि ये सीबीएसई कम प्ले करती है, लेकिन कंपटीशन में तो होता ही है ऐसा, बहुत होता है कि आप जहां से भी स्टार्ट करोगे, हो सकता है कि आपको पेपर में वही 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के लास्ट के टफ मिल जाए, कंपेयर टू अदर क्वेश्चन जो कहीं बीच में उन्होंने फिट कर रखे हैं। तो जो प्लेसिंग है ना क्वेश्चंस की, वो भी बहुत होती है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपका एक पैटर्न बना हुआ है कि पहले से करोगे लास्ट से करोगे, वो मैं भी डिस्कस करूंगा धीरे धीरे जैसे एग्जाम टाइम आएगा, ठीक है, कि कैसे करना चाहिए। हालांकि लॉजिकली मैटर करता ही नहीं है कि पेपर लास्ट से करो या फर्स्ट से करो, क्योंकि देखो कॉमन सेंस वाली बात है, जिस बच्चे ने प्रिपेयर कर रखा है वो ये एज्यूम करके चल रहा है कि 3 घंटे का पेपर उसको 3 घंटे में नहीं करना है, कितने में करना है, 2.5 घंटे में, 2.25 घंटे में करना है। तो वो पहले से आए लास्ट से क्या ही फर्क पड़ रहा है उसको, ठीक है। लेकिन यह है कि बच्चों की साइकोलॉजी अलग तरीके से काम करती है, तो उनको लगता है कि लास्ट से स्टार्ट करेंगे, वो 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो शायद पहले वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन दूसरा लॉजिक ये भी तो ना भाई, आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट मिल रहे हैं फ्री, जिसमें आप लिख नहीं सकते हो, ठीक है। तो उसमें तो ऑब्जेक्टिव ट्राई करना बेस्ट है, कि आप बाकी पढ़ो ही मत, सीधा उस टाइम के अंदर जो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 16 ऑब्जेक्टिव आएंगे, उनको कर लो। मतलब 12 ऑब्जेक्टिव है, 4 ए एंड आर है, तो 15 मिनट के अंदर हो जाएंगे सारे के सारे। तो 70 में से 16 नंबर का क्वेश्चन तो आपका पहले 15 मिनट में हो जाएगा, तो लेवल वही होता है। तो आपको 3 घंटे में तो बाकी करना है। तो एक्चुअल में तो फिजिक्स का जो पेपर 3 घंटे का है ही नहीं अब, जब से एमसीक्यू ऐड हुए हैं, तो और कम हो गया लेवल। पर वही है, अगर आप स्टार्टिंग से नहीं बनाओगे स्ट्रेटेजी वगैरह, तो आगे तो डिफिकल्टी आनी ही आनी है, ठीक है। एक रिकॉर्डिंग करूंगा इसकी भी अलग से ना, एग्जाम की अप्रोच के ऊपर, ठीक है। ये समझ में आया आपको एक क्वेश्चन? ओके, इसी का यूज करके, मतलब हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। ज्यादातर पेपर में यही रिपीट हुआ है विद डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज के साथ रिपीट हुआ है। पढ़ो, आसान सा है क्वेश्चन, उतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक मिस्टेक होती है जो मुझे सिखाना है आपको, वही मेन मिस्टेक है, ठीक है। जैसे हमने अभी क्वेश्चन जो पढ़ा कि कोई भी चीज अगर रोटेट करती है तो उसमें मेरे पास फॉर्मूला है, लिखा हुआ है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा है।
ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर कंप्लीट साइकिल के लिए बात कर रहे हैं तो उसकी यूनिट आती है रेडियन पर सेकेंड। क्यों? देखो जो फॉर्मूला था ओमेगा का वो था थीटा बाई टी, है ना? क्या है? थीटा बाई टी, थीटा रेडियन टाइम सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड जो है वो ओमेगा की एसआई यूनिट है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो वैल्यू पुट करने से पहले मेरे पास ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कभी भी रेडियन पर सेकेंड में गिवन नहीं होता, क्वेश्चन गिवन होता है आरपीएम में। तो आरपीएम वर्ड हमने पहली बार 11th क्लास में सीखा था, ठीक है? तो हमें ये कन्वर्ट करना आना चाहिए कि वो आरपीएम जो है उस आरपीएम को रेडियन पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक? तो थोड़ा सा रफ पार्ट है वो हम यहां सीखते हैं। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, ठीक है, और रिवॉल्यूशन पर मिनट, दोनों के लिए वो यूज कर सकता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? 120 रिवॉल्यूशन है पर मिनट, एक मिनट में 120 रिवॉल्यूशन है, ठीक है, आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, मेनली तो ये होता है आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो मैं डायरेक्ट सोचूं, देखो बिना कोई फॉर्म अप्लाई करे, एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन है? 120 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो डायरेक्टली यहां से एक सेकंड में कितने आएंगे रिवॉल्यूशन? 120/60, कितना हो गया? 2 रिवॉल्यूशन आ गए एक सेकंड में, 2 रिवॉल्यूशन आ गई। ओमेगा अगर मैं यहां से या यहां से डायरेक्ट निकालना चाहूं, ओमेगा होता है थीटा बाई टी, थीटा है कितना एंगल कवर किया गया है, रिवॉल्यूशन एंगल नहीं है। एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल आता है वो 2 पाई आता है, 360 मतलब 2 पाई हो गया। अगर एक चक्कर में 2 पाई का एंगल है तो दो में कितना एंगल होगा? डबल कर दोगे तो कितना आएगा? तो थीटा कैसे निकालते हैं? जितने रिवॉल्यूशंस हो वो और इनटू एक रिवॉल्यूशन का एंगल। और ये 2 पाई एंगल कितने टाइम में कवर किया गया है? एक सेकेंड में, 4 पाई। वैसे कॉमन सेंस वाली बात है, आपको अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको ये स्टेप लाने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं। तो वैसे 120 रिवॉल्यूशन है, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई था, तो 120 में कितना आएगा? इनटू 2 पाई कर दिया और बाय 60 कर दो, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा 4 पाई। तो नाउ 4 पाई इज इन रेडियन पर सेकेंड। 4 पाई किस में है? रेडियन पर सेकेंड में। तो इसको डायरेक्ट याद रख लो कि अगर मुझे ओमेगा फाइंड करना है रेडियन पर सेकेंड में, तो किसके इक्वल होता है? ओमेगा आरपीएम, उसको पहले डिवाइड किया 60 से और मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई से। बात सही में, पहले 60 से डिवाइड किया फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या निकल गया? ओमेगा निकल गया रेडियन पर सेकेंड में। तो इस क्वेश्चन में जो ओमेगा आएगा रेडियन पर सेकेंड के अंदर वो कितना आएगा? 120 रिवोल्यूशन पर मिनट है। क्या आएगा? 120/60 इंटू 2 पाई, ये आएगा 4 पाई, ठीक है। क्या आएगा? 4 पाई। एक व्हील है, अ व्हील विथ 20 मेटालिक स्पोक। स्पोक समझते हो? हाँ, क्या होता है? किसकी? जो रिम होता है, हाँ, रिम की जो डंडियां होती हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पोक बोलते हैं, ठीक है। मतलब सही हो, पढ़े लिखे बच्चे हो तुम तो। साइकिल बहुत चलाई है। कितनी हो गई है? 8, उसमें कितनी है? 10। बेकार बना डायग्राम, है ना? ये डायग्राम नहीं है, क्या है? गलत है ना? दो और बना देते हैं। 10 स्पोक है उसके अंदर, ठीक है, 10 है अब तो। हाँ चलो, 10 स्पोक्स हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? यार हमने तो बचपन से सुना है ताड़ी, तीली, ताड़ी सुना हमने तो, ठीक है। अब के बच्चों ने है ना, है ना, ये एक हाँ बोल रहा है। कौन बोल रहा है? हाँ, आदित्य। हमने ताड़ी सुना है तो हमारे दिमाग में ताड़ी ही फिट हो रखा है, कुछ चीजें हिंदी में ही फिट हो रखी हैं, ठीक है। अब स्पोक है, अब आधे बच्चों को स्पोक भी नहीं पता, क्योंकि बहुत बच्चों ने साइकिल भी नहीं चलाई आज तक, ठीक है, बैठे ही नहीं है। चलाई साइकिल कभी? पता है स्पोक? सही है। तो स्पोक जो है 10 स्पोक्स है, ठीक है, और ये रिम है।
और क्या कर रहा है, हर एक स्पॉक की जो लेंथ है वो कितनी है, 0.5 मीटर लेंथ हमें गिवन है हर एक स्पॉक की, वो है 0.5 मीटर लेंथ ऑफ स्पॉक is rotated with a speed of 120 revolution per minute in a plane normal to horizontal component of earth magnetic field। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में जब भी फील्ड की बात करेगा तो आप हमेशा ध्यान रखना जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है वो हमेशा फील्ड को मतलब काटेगा, चीरता हुआ निकलेगा। अब हॉरिजॉन्टल फील्ड ऐसे है और हर एक ताड़ी जो है उसको क्रॉस कर रही है, मतलब ये एक तरीके से वही केस हो गया, हॉरिजॉन्टल फील्ड ऐसे है और व्हील इधर जा रहा है। तो अगर व्हील यहां जाएगा तो हर एक जो स्पोक है वो फील्ड को काटता हुआ मूव कर रहा है इस तरीके। ठीक है, तो फील्ड कौन सी है, हॉरिजॉन्टल फील्ड है। नॉर्मल जो फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल फील्ड है। ये क्वेश्चन जो था पहले उसमें वर्टिकल फील्ड दे रखी थी और एंगल ऑफ डिप गिवन था, मैंने उसको थोड़ा चेंज कर दिया, अभी हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट कर दिया क्योंकि एंगल ऑफ डिप तो अब आएगा भी नहीं पेपर के अंदर। तो लेंथ पता है, ओमेगा पता है, और जो फील्ड की वैल्यू है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो भी हमें डायरेक्टली गिवन है, कितना है 0.4 जी। जो 0.4 जी है वो गॉस, एक गॉस होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। वन गॉस जो होता है वो होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गॉस। ठीक है, 0.4 जी। तो बी पता है, एल पता है, ओमेगा पता है। तो अगर तीनों पता है तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया, कुछ है ही नहीं करने का। क्या इतना बड़ा क्वेश्चन, बस वो अलग पार्ट है, आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। तो क्या आएगा देखो, कर लोगे ना। ये हट गया, ये आएगा हाफ बी कितना है 0.4 10⁻⁻4 एल कितना है 0.5 है ना, 0.5 हो गया, हाफ हो गया, हाफ का स्क्वायर क्या आएगा 1/4 और ओमेगा कितना है 4 पाई, तो कितना आएगा हाफ एल स्क्वायर ओमेगा। आ रहा हूँ अभी उस पे, आ रहा हूँ अभी उस पे। अभी नंबर और स्पोक को हम इग्नोर कर रहे हैं। अभी जो 10 स्पोक हैं इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम एक स्पोक का निकाल रहे हैं, ईएमएफ इंड्यूस इन ईच स्पोक कितना आएगा पहले उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हर एक स्पोक में कितना आएगा वो बात कर रहे हैं, फिर 10 को यूज करेंगे। तो 4 से 4 कट गया, ठीक है, 2 से कटा 0.2 पर, और ये पाई है, 0.2 को उधर ले गए पावर को तो आएगा 2 पाई। पाई कितना होता है, पाई पता है ना 3.14, और 10 की पावर कितना हो गया, एक पावर वहां जाएगा तो माइनस का 5, और डबल कर दो 6.28, और 10 की पावर -5 वोल्ट ईएमएफ आ गया। ठीक है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर, और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दे रखा है। देखो ये सब ना क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं, आसान है भी सही, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स हैं जो हमेशा होंगी। इस क्वेश्चन में जो एक ही मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं वो ओमेगा कन्वर्ट नहीं कर पाते बेचारे। बहुत सारा बच्चा जो है वो ओमेगा नहीं लिख पाता, और इसमें देखो क्या है, फॉर्मूला लिख दोगे आपको फॉर्मूले का मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप ओमेगा को 120 पुट कर दोगे तो आंसर गलत आएगा ना आपका। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू जो है वो एसआई यूनिट्स के अंदर होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए यूनिट सब। तो ई निकल जाएगा ये। तो एक पार्ट तो हमने ई निकाल लिया। अगला पार्ट क्या है, इसके अंदर स्पोक्स के बारे में बात कर रहा है। एक स्पोक नहीं है, 10 स्पोक है। ठीक है, तो 10 स्पोक होने से, 12 स्पोक होने से, 50 स्पोक होने से क्या फर्क पड़ता है। इसमें लिखा हुआ है देखो, पहले तो लिखा हुआ है हाउ विल द वैल्यू ऑफ ईएमएफ बी अफेक्टेड इफ नंबर ऑफ स्पोक्स वर इंक्रीज्ड। कितने इंक्रीज करें ये नहीं बताया, 10 से 20 कर दें, 40 कर दें, क्या करते हैं ये नहीं बताया। और अगर चेंज कर देंगे तो क्या आंसर आएगा। मैंने जो अभी आंसर निकाला ये किसके लिए है, ये ई किसके लिए है, फॉर ईच स्पोक। हर एक स्पोक के जो एंड पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, वो आ रहा है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। बोलो इतना क्लियर है, कोई डाउट उसके अंदर यहां तक, ओके। तो इतना क्लियर है, तो देखता हूं मेरे पास पेज था आगे, नहीं रखा मैंने पेज। अब एक चीज देखो,
ये जो नंबर ऑफ स्पोक्स है, मान लो मैं भी 10 की बात नहीं करता, मैं भी 4 की बात करता हूँ। ये रिम मेटालिक है, ठीक है। ये हर एक जो स्पोक है इसमें ये जो पॉइंट है सेंटर, वो तो कॉमन है, सेंटर का पॉइंट तो कॉमन है। ईएमएफ कहां पे इंड्यूस हो रहा है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यहां पे और यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। पर जितने भी स्पोक्स होंगे सब सेंटर से पास हो रहे हैं, तो सबका ये पॉइंट तो सेम हो गया। मान लो इस स्पोक में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, लेट से 2 वोल्ट आया, तो यहां भी कितना होगा, यहां भी कितना आएगा, यहां भी कितना आएगा, 2 वोल्ट, यही होगा। मान लिया ये हायर है और ये लोअर है, लेट से उल्टा ही मान सकते हैं, ये हायर है और ये लोअर है। तो एक स्पोक में ये 2 वोल्ट पे है और ये कितने पे है, 0 पे। इस स्पोक में क्या होगा, ये 2 वोल्ट पे है और ये कितने पे है, 0। इस स्पोक में क्या होगा, ये 2 पे है, ये कितने पे है, 0 पे। क्योंकि हर एक स्पोक के लिए फॉर्मूला सेम है ना, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो आप ध्यान दो, ये सारे स्पोक के अंदर ये जो दूसरा एंड है, ये एंड, इन सब का पोटेंशियल क्या आ रहा है, 0 0 0, जितने भी होंगे 10 हो 50, सबका क्या आएगा, सेम आएगा। सबका पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्या ये सारे पैरेलल में काउंट नहीं होंगे? भाई अगर इसका इसका सेम है, ये एक अप्रोच थी, ठीक है। अभी इसको और देखते हैं। देखो यहां से लेके यहां तक के बीच में कंडक्टर है, अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में कंडक्टर है, तो हमने ये सीखा है चैप्टर 3 के अंदर कि दो पॉइंट्स के बीच में डायरेक्ट वायर और विदाउट रेजिस्टेंस दोनों को चिपका सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको और इसको चिपका दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट ये था और एक कनेक्टर ये था, और इस पॉइंट को मान लो ए बी सी, इस पॉइंट बी को मैं यहां मान सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक तरीका ये। या ऐसे समझो, यहां कितना पोटेंशियल है, 0, यहां कितना पोटेंशियल है, 0। अगर पोटेंशियल सेम है तो दोनों को हम एक ही पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के पॉइंट के बीच में मूवमेंट ऑफ चार्ज नहीं होगा। तो जो पोटेंशियल यहां है वही यहां है पोटेंशियल, और वही पोटेंशियल कितना है, यहां पे है। तो इस सारे आपस में किस में काउंट होंगे, पैरेलल के अंदर काउंट होंगे। अगर सारे स्पोक्स पैरेलल में काउंट होंगे तो हम क्या लिखेंगे, एज ऑल स्पोक्स आर इन पैरेलल, तो ईएमएफ विल रिमेन सेम, किसके साथ, विद चेंज इन नंबर ऑफ। अब तुम 10 यूज करो 50 यूज करो, आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। देखो क्या बोला मैंने, कि इन दो पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही इसके अक्रॉस आएगा, वही यहां आएगा, वही यहां आएगा। अब क्योंकि ये कॉमन है तो यहां तो सेम पोटेंशियल होगा। ये हमें चेक करना, अगर इस यहां से लेके यहां तक के बीच में 2 वोल्ट था और ये 2 पे है, तो 0 पे होगा, ये 0 पे होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, सब 0 होंगे। अगर सब 0 पे हैं तो मैं सबको एक ही पॉइंट मान सकता हूं, कि दो पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पे होंगे उनके बीच में चार्ज फ्लो नहीं करता। चार्ज फ्लो करने की बेसिक कंडीशन यही है ना, कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में, दोनों को एक ही पॉइंट मान लिया, ठीक है। जब एक ही पॉइंट मान लोगे तो क्या होगा, सब किस में काउंट हो जाएंगे, पैरेलल के अंदर, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो हर एक के क्रॉस वैसे भी सेम आ रहा है। अब तुम 10 लो 50 लो 60 लो, 2 कर दो, आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। कितना, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो क्वेश्चन ये बोलेगा कि 2 को 5 कर दिया, 50 कर दिया, 40 कर दिया, क्या आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा हमेशा, ठीक है। वैसे ये वाला कंसेप्ट हमने सीखा हुआ है चैप्टर 3 के अंदर, कि अगर पोटेंशियल सेम होता है तो हम उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 3 मार्क्स के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें एक 2 नंबर तो ये हैं, और 1 नंबर का वो क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ स्पोक्स चेंज करने से ईएमएफ पे क्या इफेक्ट होगा। क्लियर है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये हमारी आधी क्लास थी, पर उसमें हमें टाइम लग गया 2 क्वेश्चन के अंदर ही। अब अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और है,
देखते हैं कितने टाइम में कवर होते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है ऑफ वायर 12 सेंटीमीटर इन रेडियस। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप, रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस कितना है 8.5 ओम रेजिस्टेंस, चेंजेस विद टाइम एज शोन इन फिगर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। अभी तक मैं जितने क्वेश्चन किए थे ज्यादातर क्वेश्चन में बी सेम था, बाकी एरिया वेरिया ओरिएंटेशन चेंज हो रही थी, यहाँ पे बी चेंज हो रहा है। तो अगर मैं लिखूंगा ई को डी फाइव बाई डी टी और फाइव लिखूंगा बी ए, यहाँ पे एरिया फिक्स है, क्या बदल रहा है बी बदल रहा है। क्या बदल रहा है यहाँ पे बी की वैल्यू बदल गई, ठीक है, एक तो ये चेंज हो रहा है। और बोला है बी बदल रहा है और इंड्यूस करंट निकालनी है इन द लूप एंड प्लॉट इट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस का डी फाइव बाई डी टी, माइनस का डी बाई डी टी, और फाइव क्या होता है बी इंटू ए। अब बी वेरिएबल है तो ए बाहर आ गया और क्या बचा डी बी बाई डी टी। ये ईएमएफ का फॉर्मूला है। ठीक है, पहले देखते हैं जीरो से दो में। देखो जीरो से दो में बी बढ़ रही है टाइम के साथ, तो अगर बी बढ़ रही है तो बी नॉन यूनिफॉर्म हो गया, मतलब बी अब यहां से लेके यहां तक बी कांस्टेंट नहीं है, तो डीबी बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट, तो मतलब क्या है वेरिएबल पार्ट आ रहा है, बी कांस्टेंट नहीं है, तो डीबी बाई डी टी जीरो तो नहीं आएगा। ठीक है, क्यों बी बदल रहा है। अब देखो बेसिक मैथ्स क्या है, ऊपर बी है नीचे टी है, तो बी अपॉन टी एक तरीके से क्या देगा स्लोप देगा। क्या देगा स्लोप। तो db बाई डी टी एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से लेके यहां तक का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो जीरो से दो सेकंड में, जीरो से दो सेकंड के अंदर बताओ db बाई डी टी क्या आएगा, वो आएगा इसका स्लोप। क्या आएगा स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y वेरिएबल डिवाइड बाय x वेरिएबल। देखो सबके लिए सेम है, y कितना है 1, x कितना है 2, तो स्लोप कितना आएगा डायरेक्टली 1/2। ठीक है, अगर ये नहीं पता है निकालना तो स्लोप का फॉर्मूला वैसे क्या होता है y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये पॉइंट कितना है 0 0, और ये पॉइंट कितना है x है 2 और y है 1। तो o से लेके नाम दे रखा है ऐसा कुछ भी, o से p q r मान लो। देखो o से p का जो स्लोप आएगा क्या आएगा, वो आएगा y2 माइनस वाई वन, 1 - 0 डिवाइड बाई 2 - 0। कितना आंसर आएगा 1/2। फिजिक्स में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो कितना आंसर आ गया 1/2। फिर 4 से 6 सेकंड में क्या होगा, नहीं 2 से 4 सेकंड में, 2 से 4 सेकंड में लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई एंगल क्या बनाएगी जीरो का, तो टेन थीटा टेन जीरो क्या आएगा जीरो आएगा। और वैसे भी कांस्टेंट है ना, अगर b कांस्टेंट है तो dv बाई dt कितना आएगा जीरो आएगा, तो यहाँ पे dv बाई dt कितना आएगा जीरो। और 4 से 6 सेकंड में क्या आएगा, पहले ऊपर जा रही थी लाइन तो स्लोप क्या था पॉजिटिव, अब लाइन नीचे आ रही है तो स्लोप क्या आएगा नेगेटिव आएगा। पर सारी वैल्यू सेम ही है, देखो दो से जो वैल्यू 0 से 2 में थी वही 4 से 6 में है, तो सिमेट्रिक ग्राफ है। तो अगर यहाँ प्लस हाफ था तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस हाफ। चेक कर लेते हैं, दिखाओ निकाल के, नहीं आता है तो 4 1 आना तो चाहिए यार, ये तो सब बेसिक चीजें। 6 0, तो जो क्यू आर का स्लोप आएगा वो कितना आएगा, क्यू आर का स्लोप आएगा y2 माइनस वाई वन, तो 1 - 0 डिवाइड बाई 4 - 6, और ये आएगा माइनस का हाफ। ठीक है, तो ये माइनस का हाफ हो गया। तो तीन अलग अलग आंसर आए ना, 0 से 2 में अलग, 2 से 4 में अलग, 4 से 6 में अलग, तो क्या आएगा अभी ये। तो पहले बात की 0 से 2 सेकंड के अंदर ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा माइनस का ए और डी ए डी बी बाई डी टी। ए क्या होता है, ए क्या है पाई आर स्क्वायर, तो माइनस का पाई और आर स्क्वायर। आर क्या है मुझे निकालना क्या है
मुझे तो पाई, चलो अभी आर स्क्वायर ही रखते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर, और आर को ना हम छोटा यूज करते हैं, क्यों? क्यों? बड़ा आर तो रेजिस्टेंस था ना, और डी बी बाई डी टी कितना है? हाफ। ये वैल्यू है हाफ। ये ईएमएफ आया है, हमें क्या निकालना है? हमें तो करंट निकालनी है ना, तो करंट क्या आएगी? ईएमएफ अपॉन आर, तो माइनस पाई आर स्क्वायर बाय आर इंटू हाफ, ये करंट आ गई। ठीक है, क्या आएगा आंसर? माइनस पाई कितना होता है? 22/7 मान लेते हैं अभी, और आर कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर 144, और रेजिस्टेंस कितना है? 8.5, और कितना हो गया ये? हाफ। बस ये सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर तो -2 आएगी पावर, -2 का स्क्वायर कितना हो गया? -4 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये अब सॉल्व करना है। ये करंट कहाँ निकली है? 0 से 2 सेकंड के बीच में करंट निकली है। ठीक है, कुछ हो सकता है सॉल्व? किससे कटेगा? 2 से काट दो 11 पे, और किससे कटेगा? और कटेगा कुछ? 8.5 तो काटना बहुत डिफिकल्ट होगा ना, 5 से काटो। 5 एकम 5, 35, 7 पे कटेगा। ठीक है, और 5 से काटो, 5 दूनी 10, और कितना आएगा? 44, 5 40, फिर 40, और 8 आ गया। ठीक है, यही आएगा। और क्या बचा? ये 11 बचा, तो 11 से कर दो मल्टीप्लाई, 11 को 8 से किया, 88 का 8। ठीक है, और क्या हो गया? 22 और 9 36। देखो मैंने इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया, तो नीचे आएगा 7 × 17, और 10 की पावर कितनी चल रही है? -4। ठीक है, अब काट दो इसको, आ जाएगा आंसर। सिंपल हो गया अब तो बहुत। सॉल्व देखो, बस ये माइनस का आ रहा है, ये वैल्यू क्या आ रही है? माइनस की आ रही है। तो जो वैल्यू सोचो 0 से P के बीच में आई है, सारी वैल्यू सेम है Q से R के बीच में, तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये 2 सेकंड का था, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि अच्छा, यहाँ देखो एक बार, ये आ गई वैल्यू 0 2 सेकंड के बीच में। ठीक है यहाँ तक? हाँ, इसके बाद अगला पार्ट देखो, 2 से 4 सेकंड में जो dv बाई dt है वो कितना है? 0। तो ईएमएफ कितना आएगा? 0। करंट कितनी आ गई? 0। और 4 से 6 सेकंड के बीच में इंड्यूस ईएमएफ आएगा माइनस का ए, और dv बाई dt। ए वही है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये माइनस का हाफ है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा प्लस का पाई आर स्क्वायर बाय 2 ईएमएफ, और करंट क्या आएगी? ई बाय आर, सेम पाई आर स्क्वायर बाय 2r। अब सारी वैल्यू सेम है जो यहाँ थी। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आएगी वही हमारे पास कहाँ पे आएगी? वहाँ आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। कितना आ रहा है ये? माइनस का 2.7, मतलब एक पावर यहाँ लेके जाओगे तो कट जाएगा, वो मिली एम्पियर आ रहा है। बस पहले वाले माइनस का आएगा, इस माइनस की वजह से। ठीक है, तो अगर पहले वाला माइनस का है तो दूसरा क्या आएगा? ये आएगा प्लस का 2.7 मिली। ठीक है, तो ग्राफ क्या बनेगा इसका? ये टाइम है, और ये करंट है। 2 सेकंड, 4 सेकंड, और 6 सेकंड। 0 से 2 के बीच में करंट क्या आ रही है? माइनस की आ रही है, तो यहां चलेगा ग्राफ। 2 से 4 में क्या आ रही है?
और 4 से 6 में कितनी आ रही है, प्लस की आ रही है। तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा। ये भी क्वेश्चन बोर्ड का है। ये है प्लस का 2.7 मिली एम्पियर और ये है माइनस का 2.7 मिली एम्पियर। ठीक है, बोलो कोई डाउट है तो? समझ में आ गया? बस पहले जो क्वेश्चंस किए थे वहां पे एरिया बदल रहा था, यहाँ पे एरिया की वजह उसने बी चेंज कर दिया। अब देखो ये सेम क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वो बी दे देगा आपको और यहाँ ए लिख देगा कि एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बस जहां पे अब डिफरेंस क्या आएगा, बी बाहर आएगा और डी ए बाई डी यूज कर लोगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो इतना तो चेंज कर सकते हैं वो। ठीक है, क्वेश्चन का आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। बाकी टाइप जो बदल मतलब टाइप सेम रहते हैं जनरली, और उनमें थोड़ा बहुत तो आगे पीछे करेंगे वो, और कर सकते हैं, होना भी चाहिए। मतलब हमारा भी ये मानना है कि फिजिक्स में तो लॉजिकल देना ही चाहिए, रटा देना भी नहीं चाहिए, खत्म कर दो एकदम बिल्कुल ही। सही है ये, आगे करें। अभी मुझे 10-15 मिनट और चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, फिर छुट्टी करूंगा मैं। क्वेश्चन है एक मतलब आपको रेक्टेंगुलर आर्म दे रखी है। ठीक है, उस रेक्टेंगुलर आर्म के अंदर एक कंडक्टर है पी क्यू, और इस पी क्यू कंडक्टर को इन्होंने यहां से स्टार्ट किया और पहले यहां तक लाए, फिर आगे ले गए, फिर वहां से वापस लाए और वापस यहां तक ले आए। यहां से स्टार्ट किया, पहले आगे गए, फिर वापस आ गए, इस पॉइंट तक वापस आ गए, जहां से स्टार्ट किया वहां तक वापस आ गए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि स्केच द चेंज इन फ्लक्स, जाने में आने में फ्लक्स में कितना चेंज होगा, ईएमएफ में कितना चेंज होगा, फोर्स में कितना चेंज होएगा जब कंडक्टर जो पी क्यू है वो रेजिस्टेंस आर लेंथ एल मूव कर रहा है फ्री टू एंड फ्रो। ठीक है, कहां से कहां तक, बिटवीन बिटवीन ए एंड सी विथ स्पीड यू on a rectangular conductor placed in uniform magnetic field as shown in figure। तीन चीज निकालनी है, कौन कौन सी, फ्लक्स, ईएमएफ एंड फोर्स। पावर भी पूछ सकते हैं इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे फोर्स के साथ एंड पावर, तो ये चार चीज मुझे प्लॉट करनी है। बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है 5 मार्क्स का, ये बोर्ड का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, एंड दिस इज एनसीईआरटी एग्जाम्पल, पर ये बोर्ड है, बोर्ड में आया इसलिए हमने उठा लिया। ठीक है, जो बोर्ड के क्वेश्चन है वो तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 मार्क्स में आया है क्वेश्चन ये। वैसे उतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर पहले से किया हुआ है, ऑन स्पॉट दिमाग चलाओगे तो सबका दिमाग नहीं चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, ये मैंने उठाया है उसमें पहला फ्लक्स ही है इसके अंदर। देखो, मान लिया एक रैंडम मोमेंट पे, एक रैंडम मोमेंट पे वो यहाँ पे थी इधर। ठीक है, और उसकी डिस्टेंस जो यहां से थी, ये डिस्टेंस कितनी लिखी है, x इक्वल टू 0 लिखा है, ये लिखा है b, मतलब डायग्राम जो है b वैसे यहां तक है, दिस इज x इक्वल टू b, और जो एंड पॉइंट है वो कितना है 2b, मतलब b तक फील्ड है और b के बाद फील्ड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, मैंने रैंडम पॉइंट मान लिया यहां से x डिस्टेंस, तो मैं डेरिवेशन भी की है, यहां से x डिस्टेंस पे है, ये लेंथ जो है इसकी वो l है, ये क्वेश्चन में गिवन है लेंथ कितनी है l, तो आगे जा रहा है। ठीक है, लेंथ l है, एरिया x है, तो कितना इसका इस टाइम पे एरिया आएगा lx, और फील्ड कितनी है b। तो अगर जैसे जैसे ये x बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स क्या होगा, बढ़ता रहेगा, बट किसी जनरल पॉइंट पे जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो कितना आएगा b l। ठीक है, x मैक्सिमम कितना हो सकता है बढ़ते बढ़ते, b तक आ सकता है, ये 2b क्यों लिख दिया मैंने, ये कितना है x इक्वल टू b है ये, और वो 2b है, तो ये बढ़ रहा आगे,
ठीक है, आगे बढ़ते हुए ये पॉइंट बी है, तो यहां तक तो फील्ड है, जहां तक फील्ड होगी वहां तक आगे जाते हुए फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। बट इसके बाद तो फील्ड ही नहीं है, जब फील्ड ही खत्म हो गई तो फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। जैसे इसमें तो समझो यहां तक फील्ड है, इस पॉइंट तक, तो इस रीजन में फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और मान लो आप कंडक्टर को ले गए यहां तक, कंडक्टर यहाँ पे फील्ड इतने में है, तो कौन सा एरिया काउंट होता है, एरिया सिर्फ वही लिया जाता है जहां पे फील्ड एग्जिस्ट करती है। फील्ड इतने एरिया में ही है, जो एरिया में लूंगा फाइव इंटू मतलब फाइव बी इंटू ए के अंदर, वो कौन सा एरिया आएगा, सिर्फ ये वाला एरिया। इसका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं है, जीरो। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में पी एल एक्स आ रहा है, ये फॉर्मूला तब तक एप्लीकेबल है जब एक्स की वैल्यू कहां से है, तो जीरो है या क्या है, बी से छोटी है। पर जैसे ही ये जो एक्स है बी पे पहुंच गया, फ्लक्स कितना हो गया, बी एल बी, जहां एक्स था वहां पे कितना आ गया, बी आ गया। अब वो यहां पे भी है तो भी कितना फ्लक्स रहेगा, बी एल बी। वो यहां भी है तो कितना फ्लक्स रहेगा, बी एल बी। तो ये कब रहेगा, जब एक्स की वैल्यू बी से स्टार्ट हुई और कहां तक है, टू बी के बीच में। बोलो ये डाउट है तो, ये मेन है, बाकी सब यहीं से निकलेगा। ठीक है, तो मेरे पास फ्लक्स के दो फॉर्मूले आ गए, फ्लक्स जो है उसकी दो कंडीशन आ रही है, जब फील्ड चेंज हो रही है फ्लक्स तो अलग वैल्यू आ रही है, जब कांस्टेंट हो गया तो अलग वैल्यू आ रही है। ठीक है, बाकी सब इनसे निकलेगा। अब देखो ईएमएफ क्या होता है, करो डेरिवेटिव, बी एल बी सेम एल सेम, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, अरे भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। नहीं, ये इधर जा रहा है, जब इधर जाएगा तो डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर होगा, तो उसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, दे रखी है क्या, कुछ तो दिया होगा ना। स्पीड यू दे रखी है ना, वी मान ले, वी ज्यादा पसंद है हमें। वैसे तो यू भी सही है पर अभी हम वी मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या आएगा ये, बी एल बी। मैंने क्या किया, डी एक्स बाई डी टी को वी मान लिया, और ये कब है, जब x की वैल्यू 0 से b के बीच में। देखो बी एल बी में कुछ वेरिएबल है क्या, b कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, स्मॉल b भी, तीनों कांस्टेंट है। जब डेरिवेटिव करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। लॉजिकल भी है, देखो जब वो यहां पहुंच गई तो फ्लक्स तो सेम है ना, चाहे वो जो रॉड थी वो इधर है तो भी इतना ही फ्लक्स है, यहाँ है तो भी सेम है, यहाँ है तो भी सेम है। जब फ्लक्स ही कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहां पे कितना ईएमएफ आएगा, जीरो। ये कब आएगा, जब x की वैल्यू b से 2b के बीच में। ठीक है, करंट क्या होती है, E बाय आर, तो ये क्या आएगा, वैसे यहाँ पे माइनस भी था, तो आएगा माइनस का बी एल वी बाय आर, कब, जब x की वैल्यू 0 से b के बीच में, और 0 कब, बोलो कोई डाउट है तो, हाँ ठीक है, यहां तक नहीं, सही है। कितने निकल गए, तीन, फ्लक्स, ईएमएफ और करंट। और क्या निकालना मुझे, एक फोर्स, और हम पावर भी निकाल सकते हैं। तो अभी देखो एक बार, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है आई एल बी, है ना। तो जहां पे आई था, आई कितना था, आई कितना है, बी एल वी बाय आर, तो बी एल वी बाय आर इंटू एल इंटू बी, क्या बन गया ये, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, यही है। और पावर क्या होती है वैसे, पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर क्या आएगी, पावर क्या होगी, या तो यहां से निकालो, और पावर होती है, पावर के दो फॉर्मूले आते हैं, एक फॉर्मूला ये भी आता है आई स्क्वायर आर, है ना। आई कितना है,
BLV बाय आर स्क्वायर इंटू आर, क्या आएगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, और ये बचेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ये सब तब है जब ईएमएफ होगा तो ही करंट आएगी, सब कुछ होगा। जहां पे ईएमएफ 0 हो गया, सेकंड पोर्शन में कुछ भी नहीं आ रहा, सब कुछ कहां पे आ रहा है? जहां पे फ्लक्स बदल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसी को आगे लिखूंगा इनका लॉजिक का यूज करके, तो मैं अब लिख सकता हूं फोर्स किसके बराबर आएगा? माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर। कब? जीरो से बी, और जीरो कब? बी से पावर बी स्क्वायर कब? जीरो से बी, और जीरो कब? हाँ, फोर्स में बी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, चलो समझ में आया। पर ये एक्सप्रेशन निकालना नहीं था, क्वेश्चन ने बोला ड्रॉ करो। पहले तो पहले निकालने पड़े ना इसमें ड्रॉ करने के लिए। अब देखो, देखो कंडक्टर पहले था जीरो पे, वो बी पे गया, टू बी पे, फिर वापस बी पे, और फिर वापस कितना आ गया? जीरो। तो ये कंडीशन है। तो स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? जीरो से, फिर कहां गए? बी, फिर टू बी, फिर बी, फिर जीरो। ठीक है, तो मैं लास्ट वाला नहीं चाहिए, इतना हमें ड्रॉ करना है। पहला क्या ड्रॉ करना है? देखो पहला क्या है? पहला है फ्लक्स ड्रॉ करना है, पी एल एक्स है फ्लक्स। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर यहां से यहां तक जाते हुए फ्लक्स क्या हो गया? कांस्टेंट। वापिस आए तो क्या था? कांस्टेंट। और जब मैं यहां से लेके यहां तक वापिस आऊंगा तो अब एक्स कम हो रहा है, तो फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा? पहले ग्राफ बढ़ा, ये वैल्यू कितनी आएगी? बी एल बी मैक्सिमम। फिर ग्राफ बी से टू बी कॉन्स्टेंट, टू बी से वापस आते हुए कॉन्स्टेंट, और फिर डिक्रीज। ठीक है, जब फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ये ग्राफ किसका है? ये फ्लक्स का था। अगले ग्राफ में मुझे ड्रॉ करना है ईएमएफ। जब फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ क्या आएगा? अपने आप नेगेटिव आएगा। जब फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ क्या आएगा? माइनस। तो माइनस कहां ड्रॉ करोगे? कहां ड्रॉ करोगे? जब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, ये फ्लक्स है, जब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो क्या ईएमएफ आएगा? नहीं आएगा। तो ग्राफ कहां चला गया? जीरो पे। यहां भी कांस्टेंट है, और जब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो कहां पहुंच जाएगा? तो ग्राफ कैसा बन गया? ये ग्राफ किसका है? ये। ठीक है, सेम करंट का ग्राफ कैसा आएगा? सेम, बस ये वैल्यू कितनी है? BLV, और ये भी कितनी है? BLV प्लस, और नीचे माइनस। करंट का ग्राफ कैसा आएगा? देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ आर का डिफरेंस है। तो जो वैल्यू ईएमएफ की आएगी वही किसकी आएगी? आएगी। मतलब बाय आर करोगे तो ग्राफ में कुछ ऐसा ही सेम ग्राफ बनेगा, बस वैल्यू को BLV बाय आर लिख देंगे। फिर अगला क्या है? फोर्स। फोर्स पहले क्या आएगा? नेगेटिव।
जब वो इंक्रीज करेगा तो वो अपोज कर रहा है, तो जब वो इंक्रीज कर रहा है वो अपोज करेगा तो फोर्स भी कहाँ बनेगा, नीचे। प्लस के लिए कहाँ बनेगा, नीचे। अब यहाँ फोर्स कैसे आएगा, पहले कहाँ बना, फिर यहाँ फोर्स कितना है, 0, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। फिर फोर्स कहाँ पहुंच गया, फिर फोर्स कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। ये वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, और ये भी कितनी है, पी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। ये प्लस की और ये माइनस की, ये फोर्स आ गया। पावर हमेशा आएगी, चाहे आप अपोज में जाओ, सेम डायरेक्शन में जाओ या अपोज करो, पावर हमेशा जनरेट होती है। तो पावर को हमेशा हम पॉजिटिव दिखाते हैं, ठीक है। पावर हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो पावर में ग्राफ कैसा बनेगा, यहां भी प्लस 0 और यहां भी प्लस। तो ये पावर है कितनी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। टफ है नहीं, बस आपको अगर ये पता है कि पहला स्टेप जो फ्लक्स है वो BLX आएगा, बाकी तो हमने क्या किया, बस डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। और ड्रॉ करने में पहले आगे जा रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ेगा, फिर डिक्रीज कर रहा है, मतलब फिर कांस्टेंट हो गया, फिर वापस आ गया तो फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरा अब सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के अंदर। एक टॉपिक बचा है सेल्फ इंडक्शन और एक बचा है म्यूचुअल इंडक्शन। तो आई थिंक में 2 घंटे लगेंगे और 2-2.5 घंटे हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, बाय बाय। ओके।